हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं उत्तराखंड सीरीज में, जो कि उत्तराखंड के प्रमुख नगर हैं, धार्मिक स्थल हैं उत्तराखंड में, और बहुत सी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत सी जगह हैं जो उत्तराखंड में घूमने लायक हैं। आज मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारा चमोली ज़िला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल भी यहीं पर हैं और सबसे ज़्यादा घूमने के जो पर्यटक स्थल भी वो चमोली ज़िले में स्थित हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बच्चों चमोली ज़िले के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन आयोग पूछता है, क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट अपना पेन पैड के साथ रहें, पेन और एक रफ़ नोटबुक क्या अपने जो चीज़ में वो नोट्स तैयार करते हैं वो भी साथ में रख सकते हैं जो, और अगर चाहें वो तो सुन सकते हैं। अगर उन्हें वैसे ही याद हो जाता तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले चमोली ज़िले में। तो पौड़ी ज़िले से 24 फरवरी 1960 को चमोली ज़िले को अलग किया गया था। उसके बाद से ही चमोली ज़िला अलग ज़िले के अस्तित्व में आया था। और इसमें जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनमें पंचबद्री, जो कि यहाँ पर है, 5 बद्री यहाँ पर चमोली ज़िले में है। एक है बद्रीनाथ, जो कि सबसे फेमस धामों में से एक है, बद्रीनाथ धाम। दूसरे नंबर पे आदि बद्री, तीसरे नंबर पे भविष्य बद्री, चौथे नंबर पे बच्चों वृद्ध बद्री, और 5वें नंबर पे है योगधान बद्री। तो हम सबसे पहले बद्रीनाथ के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि यह विष्णु भगवान का मंदिर है, और बद्रीनाथ में जो पूजा अर्चना की शुरुआत होती है वो अप्रैल और मई के बीच में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। और आप सबको बच्चों यह पता होना चाहिए कि नवंबर के 3rd वीक में बद्रीनाथ के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं। जो सर्दियां होती हैं विंटर के समय, उस समय नवंबर के 3rd वीक में विंटर ज़्यादा बर्फ़ पड़ने से कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ में। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के हैं, और दक्षिण भारत में स्थित मालाबार क्षेत्र एक है जो शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, रावल भी कहते हैं। तो पुजारी जो हैं वो दक्षिण भारत के हैं बद्रीनाथ मंदिर में। इसका जो इतिहास बताता है कि बद्रीनाथ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो राजा अजयपाल के समय शुरू हुआ था, और जो इसका पूर्ण कार्य हुआ वो श्रेय कत्यूरी वंश के समय पूर्ण हुआ था। बाकी बच्चों यहाँ पर बद्रीनाथ में जो 5 कुंड हैं बद्रीनाथ के आसपास, कभी कभी एग्ज़ाम या आयोग कुंडों के बारे में भी पूछ लेता है कि कौन सा कुंड कौन से ज़िले में है, और ज़िले आपको दे देगा। तो इसलिए आपको कुंड भी याद होने चाहिए कि कौन से कुंड कौन से ज़िले में स्थित है। मेन कुंड पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 कुंड हैं, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुसी कुंड। ये 5 कुंड कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर शिलाएँ जो हैं वो हैं बच्चों गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंड शिला, नृसिंह शिला और वरह शिला। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो धाराएं बहती हैं, जैसे हम कामटी फॉल है वो वैसी धारा नहीं, वहाँ पर जो ऊपर से धाराएं जो पहाड़ों से बहती हैं, तो मुख्य धाराएं कौन कौन सी वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बच्चों आपको याद होना चाहिए, और हर किसी के याद करने की ट्रिक अलग है। इसमें किसी कोई ऐसी मैथ्स या रीजनिंग की कोई ऐसी टैक्टिक्स, ऐसे फॉर्मूले नहीं कि जो आपको अलग से कोई ऐसी ट्रिक बता के याद किया जा सकता है। आपको याद करनी पड़ेंगी ये चीज़ें जो उत्तराखंड से रिलेटेड जीके है, या जो जीएस होता है जनरल स्टडीज़ का, वो जो चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स होता है, ये आपको खुद ही याद करना पड़ता है। तो आप लोग इनको याद करके अपने नोट्स बना के बीच बीच में सुबह के समय जैसे उठ के आधा घंटा 15 मिनट इन्हें दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ये याद रखने का तरीका होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह आदमी को ज़्यादा अच्छा याद होता है, क्योंकि रात भर से उसका माइंड आराम करता है। तो सुबह के टाइम अगर वो कुछ भी चीज़ पढ़ लेता है तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो
धाराएं जो हैं वो कर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा तथा भृगु धारा, ये फेमस धाराएं हैं जो मुख्य रूप से हैं। तो आपको ये धाराएं याद होनी चाहिए। उसका गुफाओं का भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है यूकेएसएससी में, क्योंकि उत्तराखंड से यूकेएसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं उत्तराखंड की सीरीज अभी आपको करा रहा हूँ। 4-6 दिन एक क्लास चलेंगे आपकी उत्तराखंड से जो महत्वपूर्ण है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे। तो गुफाएँ जो हैं, स्कंद गुफा है, गरुड़ गुफा है, एक है राम गुफा। इसके अलावा माणा गांव के आगे जो गुफाएं हैं वो है जैसे गणेश गुफा, व्यास गुफा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन में आ सकते हैं गुफाओं के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे भी आप अपने नोटपैड में याद कर सकते हैं कि माणा गांव के आगे जो गुफा है, एक व्यास गुफा है, एक गणेश गुफा है और एक मचकुंद गुफा है। इसके अलावा बच्चों, बद्रीनाथ में जो मेन पॉइंट तो मैंने आपको करा दिए हैं। तो बद्रीनाथ का ये चीज़ तो पूरा। अब हम चलते हैं आदि बद्री में। ये तो छोटे छोटे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आदि बद्री क्या है? कर्णप्रयाग से इसकी जो दूरी है वो है 21 किलोमीटर की, और जो बद्रीनाथ में दूरी है जोशीमठ से वो 51 किलोमीटर की है, और हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 384 किलोमीटर है। इसके मतलब आदि बद्री में जो दूरी है जोशीमठ से वो कितनी है? 21 किलोमीटर की। और यहाँ पर क्या है? 16 छोटे छोटे मंदिर हैं, और जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके अलावा तीसरा, ये दूसरा भी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, आदि बद्री हो गया, और अब हम चलते हैं भविष्य बद्री में। भविष्य बद्री में दोस्तों सबसे भविष्य बद्री जो है वो जोशीमठ से क्या है? 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 18 किलोमीटर की दूरी पे। थोड़ा मार्कर साफ नहीं चल पा रहा है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, भविष्य बद्री जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर क्या होता है? विष्णु भगवान के आधे शरीर की पूजा होती है। यहाँ पर जो आदि आकृति है विष्णु भगवान जी की, उसमें आदि आकृति की पूजा भविष्य बद्री में होती है। इसके अलावा वृद्ध बद्री है जो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृद्ध बद्री है। ये मतलब जोशीमठ के आसपास ही है। जो पंच बद्री हैं जोशीमठ के आसपास है। तो जोशीमठ से जो वृद्ध बद्री का डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर का है। और यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की जो प्रतिमा थी सर्वप्रथम वृद्ध बद्री में ही स्थापित की थी शंकराचार्य जी ने। इसके अलावा योग ध्यान बद्री है। योग ध्यान बद्री 20 किलोमीटर की दूरी पर है जोशीमठ से। यहाँ पर पांडुकेश्वर मंदिर है, एक पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर है। पांडुकेश्वर, जो पांडुकेश्वर योग ध्यान बद्री है, पांडुकेश्वर है यहाँ पर, और पांडुशिला भी योग ध्यान बद्री में है। तो 20 किलोमीटर की दूरी कहाँ से है? जोशीमठ से योग ध्यान बद्री की है। ऐसा माना जाता है कि जब आप कहीं अगर इन जगहों पर घूमने जाओ तो उस समय ज़्यादा याद रहता है। अगर आप कोई बद्रीनाथ या केदारनाथ में गए होंगे तो आपको, चाहे वो कितने भी वृद्ध हों या छोटे बच्चे भी हों, उन्हें ज़्यादा याद रहता है जितना हम किताबों से पढ़ के याद रखते हैं। उससे अच्छा अगर हम वहाँ पर ऐसा संभव नहीं कि सभी वहाँ गए हों, तो आप लोग ये याद रखने का 20 किलोमीटर की दूरी पे योग ध्यान बद्री मंदिर स्थित है जो पंच बद्री में आते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम योग ध्यान बद्री में एक ये भी है कि जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा योग ध्यान बद्री में लाई जाती है शीतकालीन में, जब कपाट बंद होते हैं। तो योग ध्यान बद्री का महत्व इसलिए भी यहाँ पर अधिक है। इसके बाद हम पंच केदार की बात कर लेते हैं। बच्चों पंच केदार में क्या है? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, जो केदार पंच केदार हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जो 2 केदार हैं वो तो चमोली में हैं, लेकिन 3 केदार जो तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ हैं वो रुद्रप्रयाग जिले में आते हैं। तो जब रुद्रप्रयाग जिला पढ़ाएंगे आपको तो तब उन 3 केदार के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अभी फिलहाल जो चमोली में जो 2 केदार हैं, एक रुद्रनाथ और एक कल्पेश्वर, उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले चलते हैं रुद्रनाथ केदार के बारे में। तो रुद्रनाथ केदार के जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि
केदारनाथ, मदाम महेश्वर, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर की जो रुद्रनाथ मंदिर को कौन देखते हैं? केदारनाथ समिति देखती है। किस किस को? ये याद कर लेना, केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर, ये केदारनाथ मंदिर समिति देती है। और कल्पेश्वर को देखती है बद्रीनाथ मंदिर समिति। तो सबसे पहले हम रुद्रनाथ में चलते हैं। रुद्रनाथ में क्या होती है? भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है रुद्रनाथ में। यह 2286 मीटर क्या है? समुद्र तल से रुद्रनाथ की ऊंचाई है। ऐसा भी मानते हैं, पौराणिक कथाओं या कहानियों में ऐसा पता चलता है कि मनुष्य के शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की जो आत्मा होती है, यहाँ स्थित एक वैतरणी नदी है, उसको पार करके आगे जाती है। तो यह स्थान गोपेश्वर से 23 किलोमीटर की दूरी पर है रुद्रनाथ। साथ में रुद्रनाथ में क्या है? एक महत्वपूर्ण ये भी है कि रुद्रनाथ में ब्रह्म कमल के पुष्प बहुत दिखाई देते हैं। ब्रह्म कमल जो कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, और हमारा जो राज्य वृक्ष है वो उत्तराखंड का बुरांस है, जो कि इस समय के उत्तराखंड जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, जो फर्स्ट पाली में था, उसमें यही पूछा गया था कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो वो बुरांस है। इस तरह उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है, और राज्य पक्षी है मोनाल। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कभी कभी आयोग क्या है? छोटे, और वैसे जो कभी कभी आदमी बहुत सारा पढ़ता है लेकिन ये चीज़ें छोड़ के चला जाता है, उससे कन्फ्यूज़न हो जाता है फिर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब हम रुद्रनाथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ब्रह्मकमल सबसे ज़्यादा होते हैं, और ब्रह्मकमल क्या है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। कल्पेश्वर जो है, कल्पेश्वर क्या है? भगवान शिव की जटा की पूजा होती है कल्पेश्वर महादेव में। कल्पेश्वर जो केदार है, वहाँ पर भगवान शिव की जटा की पूजा अर्चना होती है। अब हम पंच केदार में हमने 2 केदार, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, जो चमोली ज़िले में, वो कवर किए। अब हम पंच प्रयाग करेंगे। पंच प्रयाग में भी 3 प्रयाग जो हैं वो चमोली ज़िले में हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। जो 2 प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग ज़िले में है, और जो देवप्रयाग और टिहरी और पौड़ी ज़िले में आता है। तो अभी हम फिलहाल जो चमोली ज़िले के 3 प्रयाग जो चमोली ज़िले में आते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या है? अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का यहाँ पर संगम होता है विष्णु प्रयाग में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1372 मीटर की है। यहाँ पर विष्णु कुंड है, जहाँ पर भगवान विष्णु का भी मंदिर है विष्णु प्रयाग में। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, यहाँ पर नदियों का कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, किस किस का संगम होता है, तो आपको मैंने बताया है। यहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है बच्चों, क्योंकि लोअर पीसीएस में भी कर्ण प्रयाग के बारे में पूछा था कि कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम हुआ था, जो 12 दिसंबर को हुआ था। तो यूके पीएससी भी उत्तराखंड से अच्छे क्वेश्चन पूछते, अगर हमें कन्फ्यूज़न होता, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन से प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो इनको याद करने का तरीका भी है। जैसे नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी। तो नंद प्रयाग हमें वैसे ही नाम याद हो जाता है कि नंदाकिनी का मिलन यहाँ पर अलकनंदा से होता है। तो नंद प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का मिलन होता है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 914 मीटर की है, 914 मीटर की ऊंचाई है नंद प्रयाग में। और इसका विष्णु गोपाल का मंदिर नंद प्रयाग में है। उसके बाद हम कर्ण प्रयाग में चलते हैं। तो कर्ण प्रयाग में क्या है? अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन होता है, जो मैंने लोअर पीसीएस में भी आया था। अलकनंदा और पिंडर नदी का क्या संगम होता है? कर्ण प्रयाग में। और ये कर्ण की तपस्थली भी मानी जाती है, इसलिए इसे कर्ण प्रयाग भी कहा जाता है। तो आज के लिए बच्चों ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको जो मैंने चमोली ज़िले के मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आप प्रकाश डाला है, उनको आपने या तो नोट किया होगा या अपने दिमाग में बिठाया होगा। इसके अलावा कल मैं फिर उत्तराखंड के जो ये चमोली ज़िले के
आधा जो कल की क्लास के लिए रह गया उसे पूर्ण करूँगा और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके साथ मैं पूरा सहयोग करूँगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं यूके एसएससी के, यूके पीएससी के और एसएससी, तो आप लोग तैयारी बिल्कुल मेहनत से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेटें भी लगभग अभी इस महीने के अंत तक शायद आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम यूकेपीएससी का विज्ञप्ति आएगी, जिसमें कि 124 या 150 के आसपास पद है। तो आप लोग तैयारी में जुटे रहिए और इसी तरह मेहनत कीजिए। मेरे इस चैनल संदीप सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों से करवाइए, शेयर करवाइए, ताकि चैनल भी ग्रो अप हो और आपको भी ये मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका भी इसमें आपको भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं, यही नोट्स आपके लिए काफ़ी हैं जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।